आज हमारे साथ है मिस्टर अंकित फ्रॉम गाजीपुर उत्तर प्रदेश, जिन्होंने बचपन से क्रिकेट में अपना करियर बनाने का सपना देखा। पेरेंट्स चाहते थे कि डॉक्टर बने, लेकिन ये डीपली कनेक्टेड थे स्पोर्ट्स से। 9th क्लास में सीबीएसई क्लस्टर योगा में 4th रैंक लाना उनका टर्निंग पॉइंट बना। 11th से सेल्फ प्रैक्टिस शुरू की और फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जोनल और ऑल इंडिया लेवल तक अपना नाम बना। खेलो इंडिया गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल, मल्टीपल स्टेट मेडल और आज 12 के फॉलोअर्स के साथ एक राइजिंग योगा एथलीट और कंटेंट क्रिएटर है। सो लेट्स डाइव इनटू द जर्नी ऑफ स्ट्रगल, डिसिप्लिन एंड अनस्टॉपेबल ग्रोथ। सो अब बचपन में क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते थे। मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन। क्लास 9th में एक ऐसा फेज आया जब 11th क्लास से हमने सेल्फ प्रैक्टिस किया। दिन पूरी उम्र उड़ दी। मैंने सोचा बहुत बार मेरे गर्दन में मोच पड़ी है। मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई बिगिनर करना चाहे तो किसी के प्रिकॉशन में ही करे। 2023 में खेलो इंडिया गेम मेरे 17 मिलियन रीच हो चुकी है मेरे अकाउंट की। एक वीडियो आई इससे मेरे 12.8 मिलियन व्यूज आ गए। 9,000 तक फॉलोअर मैंने ये किया 66 दिनों में। हेल्दी लाइफ के लिए योगा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लाइफ में। अपना करियर बनाना चाहते थे, बट ऐसा क्या ट्रांजिशन हुआ जिसकी वजह से आपका जो फील्ड है वो चेंज हो गया एंड फिर आपका स्पोर्ट्स टोटली चेंज हो गया एंड आप योगा में शिफ्ट हो गए? तो बेसिकली जो मेरा बचपन में सपना था वो एज अ क्रिकेटर मुझे अपने करियर को सेट करना था, बट ड्यू टू सम फैमिली रीज़न मेरे को ये करियर ऑप्शन जो था वो चूज़ करने का मौका नहीं मिला। मेरे पापा में चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, एमबीबीएस की तैयारी करूं, जिस फील्ड में जो कि मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में। फिर मैंने क्या करा कि मेरे को ऐसा था कि मैंने पापा को सीधा बोल दिया कि मेरे को स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है। फिर क्या कि मैंने क्लास 6th और 7th में मैंने टाइकोंडो ज्वाइन कर लिया और 2 से 3 साल मैंने टाइकोंडो किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करते करते मैं ऐसा था कि बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो चुकी थी कि मैं योगा के लिए भी हैबिचुअल हो चुका था। फिर क्या हुआ कि क्लास 9th में एक ऐसा फेज़ आया जहाँ पे हमारी टीम को, स्कूल की जो हमारी टीम थी ना, क्लस्टर लेवल पे योगा का सीबीएसई कंपटीशन होता है। हमारे स्कूल वाले जो थे उनको टीम भेजनी थी कंपटीशन के लिए, योगा के लिए। तो वहाँ पे जो हमारे स्कूल के मैनेजर हैं उन्होंने मुझे चूज़ किया कि मतलब ये लड़का ऐसा है, इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो ये चीज़ कर सकता है, इसलिए स्पोर्ट्स में। जी। तो फिर क्या हुआ कि जो मेरे मैनेजर ने मेरे को सेलेक्ट किया एज अ योगा प्लेयर कि मैं अपने स्कूल को सीबीएसई कंपटीशन में जाकर रिप्रेजेंट करूं। फिर मैं वहाँ पे ठीक है, मुझे उतना कुछ आइडिया तो था नहीं योगा के बारे में। फिर ओवरऑल मेरा योगा का ये पहला कंपटीशन था। जब मैं सीबीएसई क्लस्टर खेलने गया था उस टाइम पे टोटल मेरी जो ओवरऑल रैंक आई थी वो 4th रैंक थी। एंड उसके बाद मैं काफ़ी ठीक था, फर्स्ट कंपटीशन है 4th रैंक आई है, मैं ठीक था, सेटिस्फाइड था अपने रैंक से। पर ऐसा था कि मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं नेशनल में लिए। फिर जब मैं घर आया तो मेरे को एक ईमेल आता है कि इस बार जो सीबीएसई के नेशनल में जाने वाले प्लेयर्स हैं ना वो टोटल 5 प्लेयर जाएंगे। उसमें आपका नाम था? हाँ, उसमें मेरा नाम था। एंड और एंड मेरे को लगा कि ठीक है यार, मैं पहली बार कंपटीशन खेल रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन नेशनल के लिए हो चुका है। फिर हमारा नेशनल सीबीएसई का जो था वो दिल्ली में था। तो कितने एज में आपने नेशनल के लिए अप्लाई कर दिया? अराउंड आपका सिलेक्शन हो गया? मैं 9th में था तो आई गेस मैं 15-16 साल का हूँगा उस टाइम पे। ओके, उस टाइम पे आपने नेशनल खेला? जी। एंड उसके बाद जब मैं नेशनल खेला देन वहाँ पे मेरी रैंक फिर से 4th आई एंड मेरा मेडल लगते रह गया था, बट ठीक है, ओके 4th रैंक, पहली बार कॉम्पिटिशन खेल के 4th रैंक, वो भी नेशनल लेवल पे, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। देन मेरे को लगा कि ठीक है, मेरी फैमिली वाले तो क्रिकेट में सपोर्ट उतना मेरे को मिला नहीं फैमिली से, तो मैंने योगा में मैं अपना करियर सोचा कि ठीक है मैं योगा में शिफ्ट हो जाता हूँ। एंड देन तब से मैंने अपना योगा को एज अ करियर, एज अ पैसन मैंने उसको चूज़ किया एंड तब से मैं अपना योगा स्टार्ट किया। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मेन जो ट्रांजिशन फेज रहा है वो स्पेशली काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। जी। सो 11th क्लास से आपने सेल्फ प्रैक्टिस किया बिना इंस्ट्रक्टर, बिना कोई गाइडेंस, कोई टीचर के। एंड एक योगा एथलीट के लिए जो डिसिप्लिन है वो कितना मैटर करता है। एंड आप योगा कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। तो उस चीज़ को आपने कैसे खुद को जाना एंड उस योगा को कैसे जाना? तो बेसिकली जब मैं क्लास 9th में सीबीएसई कॉम्पिटिशन खेल गया, उसके बाद कोविड टाइम आया। 10th में मेरा कोविड टाइम में ऐसा चला गया, स्टडीज़ भी पूरी बंद हो रखी थी, प्रैक्टिस भी पूरी बंद हो रखी थी। तो उसके बाद जब 11th में हमारा फिर से जब स्कूलिंग स्टार्ट हुआ तो ऐसा था कि मेरे को ठीक है, अब मेरा ऐसा हो चुका था कि मेरे को योगा में ही करियर अपना सेट करना है। तो फिर मैंने अपने स्कूल मैनेजर से बात करी, प्रिंसिपल से बात करी कि मेरे को एक प्रॉपर पीरियड टाइम चाहिए, मतलब एक कोई बेल दे दो मेरे को, उस टाइम पे मैं सेल्फ प्रैक्टिस करूँगा सिर्फ योगा की। देन
नहीं, स्टार्टिंग में तो वो माने नहीं। स्टार्टिंग में सर बोल रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ना होगा, तुम क्लास छोड़ के और तुम अपनी योगा प्रैक्टिस करो, है ना। तो मैंने कैसे भी करके सर को बोला कि सर मैं आप मतलब स्कूल में पहला ऐसा लड़का हूँ जो मैं योगा करता हूँ और मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट भी करना चाहता हूँ, नेशनल में फिर से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो ठीक है, बहुत थोड़ा स्ट्रगलिंग स्टोरी रही उसके पीछे, बट ठीक है, बाद में जाके प्रिंसिपल एंड मैनेजर ने मेरे उसके लिए एग्री कर दिया। फिर था कि मेरे जो स्पोर्ट्स टीचर थे, उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत गाइडेंस देते रहते बीच में कि ठीक है ये वो कर लो, ऐसे वार्म अप कर लो, ऐसे बॉडी को खोल लो, बट ठीक है मेरे को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते थे। तो मैं यूट्यूब वीडियोस देख के एंड बाकी खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करी। जो भी मैं प्रैक्टिस करता था तो जो मेरी मसल पे इफेक्ट पड़ रहा है उससे मैं ऑब्जर्व करता था कि ठीक है मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब आपने प्रॉपर फील किया? हाँ, प्रॉपर फील किया, मैंने योगा को फील किया है कि कैसे एक बेसिक जो बिगनर होता है, एक वो कैसे जब योगा स्टार्ट करता है तो उस बंदे को जब कुछ पता नहीं होता, अगर वो बिना इंस्ट्रक्टर के कर रहा है तो वो जर्नी कितनी डिफिकल्ट होती है, वो चीज़ मैंने फील करी है। तो फिर मैं क्लास 11 से ठीक है मैंने सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करी एंड फिर वही 11th क्लास में एंड 11 से लेकर 12th तक मैंने सेल्फ प्रैक्टिस पूरी करी है। एंड अगर आप जो बोल रहे हो कि डिसिप्लिन कैसे मैटर करती है, तो पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगा अनुशासनम, यानी जो डिसिप्लिन है, जो योगा है वो डिसिप्लिन से ही स्टार्ट होता है ना। जो प्लेयर या फिर जो एथलीट अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकता उसके लिए योग बना ही नहीं है। चाहे वो खाने पीने की बात हो, हाँ, हर एक चीज को लेके अगर आप अपनी लाइफ में सीरियस हो, किसी भी फील्ड में, ये चीज योगा के लिए नहीं है, ये हर एक फील्ड के लिए है। अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मैटर करती है ना। एंड अब एक जो सीरियस एथलीट होता है, या तो वो योगा प्रैक्टिशनर हो या फिर किसी भी गेम का एथलीट हो, ठीक है, या फिर किसी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, उसके लिए अपनी प्रैक्टिस को लेकर डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन, जब तक ये तीन चीज उसके अंदर नहीं आएगी ना, वो अपने करियर को मतलब अगर वो चाहता है कि हाँ लिटरली अगर वो चाहता है कि वो अपना करियर उस फील्ड में ग्रो करे, अगर ये तीन चीज कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन और मोटिवेशन, अगर ये 3 से 4 चीजें उसके अंदर नहीं रही, वो अपना करियर सेट कर ही नहीं पाएगा। तो आपने इस चीज को कैसे मतलब बरकरार रखा, क्योंकि उस टाइम पे शायद बोर्ड का भी प्रेशर होगा जी जी, तो उस चीज को आपने कैसे मतलब मेंटेन किया, क्योंकि आप नेशनल प्लेयर, एज अ नेशनल प्लेयर आप रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे अपने कॉलेज को, स्कूल को, सो उस चीज को आपने कैसे मैनेज किया? मेरे को तो पहले मेरा एम सेट हो गया था ना कि मेरे को अपना जो करियर है वो स्पोर्ट्स में बनाना है। ओके। एंड वैसे भी 11th मेरी आर्ट्स स्ट्रीम रही है, तो काफ़ी पढ़ाई का उतना प्रेशर था नहीं मेरे ऊपर, है ना। ऐसी चीज़ें थी कि ठीक है मैं थोड़े दिन कुछ एग्जाम के अगर कुछ दिन पहले भी मैंने अगर पढ़ाई कर ली तो मैं एग्जाम में अच्छे खासे नंबर ला सकता हूँ। एंड लिटरली मेरे 12th में 88% आ रखे हैं, तो ठीक है मेरे को पढ़ाई का उतना प्रेशर था नहीं। तो मैं जितना भी मेरा फोकस रहता वो योगा के ऊपर ही था, टोटल डेडिकेटेड था, पूरा डेडिकेटेड था मैं कि मुझे सुबह प्रैक्टिस करनी है 2 घंटे, शाम को भी प्रैक्टिस करनी है। और स्कूल के टाइम के अगर बीच में एक आध 2 बेल मिलती थी तो मैं वहाँ भी योगा ही करता था। जो रिसेंटली मैं आपके पोस्ट वगैरह देख रहा था तो उसमें जो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आप बॉडी को पूरा मरोड़, एंड एक मैंने पोस्ट देखा था जो आपने बिल्कुल ट्विस्ट किया था, सो वो प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगा था? वो प्रैक्टिस करने में मुझे बहुत टाइम लगा था। मतलब मैंने ऐसे एक रील देखी थी, उसमें क्या था कि एक मतलब कोई फॉरेनर की रील थी, उसमें था कि उस बंदे ने अपनी गर्दन पूरी मरोड़ दी। मैंने सोचा कि यार हाउ इट इज़ पॉसिबल, मतलब एक बंदा अपनी गर्दन को 180 डिग्री कैसे मोड़ सकता है। फिर मैंने बोला कि ठीक है ट्राई करते हैं। फिर मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाया, करते करते मेरी गर्दन में उस टाइम पे बहुत मोच, मतलब बहुत बार मेरे गर्दन में मोच पड़ी, लेकिन था कि नहीं मेरे को चीज़ सीखनी है, कुछ भी हो जाए मेरे को वो चीज़ करनी है। तो फिर मैं उसकी प्रैक्टिस जो है रेगुलर करता था कि मतलब डेली नेक रोटेशन करना, उसकी मोबिलिटी को इंक्रीज करना, करते करते 1 महीने के अंदर वो चीज़ मैंने अचीव की। 1 महीने के अंदर? और यदि ये चीज़ बिगिनर करे तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर कोई बिगिनर करना चाहे तो किसी के प्रिकॉशन में ही करे, विदाउट प्रिकॉशन ना करे उस चीज़ को, क्योंकि थोड़े इंजरीज के भी चांसेस होते हैं ना इस चीज़ में। बाकी अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो तो उस चीज़ को कर सकते हो। आपने कभी फील किया ऐसे मतलब कि आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो एंड इंजरी आ गया हो? हाँ, इंजरी मेरे को बहुत बार आई है। मेरे नी में भी इंजरी आ रखी है और मेरे बैक में भी, लेकिन हाँ ठीक है मेरे पास प्रॉपर कोच नहीं था तो मैं जो भी करता था खुद से करता था। एंड मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप कुछ चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है वहाँ पे, इंपॉर्टेंस उसकी कोच की बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, क्योंकि गुरु के बिना शिष्य है वो बहुत ज़्यादा ग्रो तो नहीं कर सकता है ना। गुरु का जो गाइडेंस होता है वो शिष्य को बहुत आगे लेके जाता है। तो वो चीज़ है कि मैंने जो भी प्रैक्टिस करी बिना गुरु के ही करी, तो उस टाइम पे मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, नहीं अलाइनमेंट के, बॉडी का अलाइनमेंट, बॉडी की मसल फंक्शनिंग कैसे करती है, मेरे को उतना मतलब आइडिया नहीं था मेरे को। तो ठीक है मैंने जो भी करा अच्छा करा, खुद से करा। इस टाइम पे ये चीज़ आपको फील होता है क्या कि आपने उस चीज़ को उस टाइम पे जिस तरह से आपने मीन किया और अभी जो आप प्रैक्टिस करते हैं अभी आपके साथ ये चीज़ है
मतलब आप किसी गाइडेंस में कर रहे हो? नहीं नहीं, अब इस समय क्या है कि मेरे को ना, जैसे मैं प्रैक्टिस करते करते इतना हैबिचुअल हो चुका हूँ और मुझे इतना नॉलेज हो चुका है कि बॉडी का अलाइनमेंट कब कौन से आसन में कैसे होना चाहिए। तो अब ऐसा है कि मैं कोई भी जब आसन करता हूँ, कोई भी चीज़ मैं परफॉर्म करता हूँ, तो उसको प्रॉपर बॉडी का अलाइनमेंट के साथ एंड प्रिकॉशन के साथ ही करता हूँ मैं। ओके। तो अभी कोई इंजरी के चांसेस नहीं है मेरे को। एंड आपने काफ़ी सेल्फ स्टडी की होगी जी, इसके बारे में बहुत रिसर्च की है मैंने, बहुत इस चीज़ के बारे में सोचा भी कि हाँ कैसे बॉडी की फंक्शनिंग काम करती है, एंड देन उसके बाद ही सारी चीज़ें मैं अप्लाई करता हूँ खुद के ऊपर भी। जो योगा पढ़ना चाहते हैं, योगा को जानना चाहते हैं और स्पेशली जो योगा में करियर बनाना चाहते हैं और योगा के थ्रू वो मतलब पैसा कमाने चाहते हैं, सो क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं योगा में? और आप ये भी बता सकते हैं कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि इसमें क्या एज ग्रुप का भी डिवाइडेशन है, समथिंग ऐसा कुछ? हाँ देखो, अगर योगा में किसी को करियर बनाना है तो योगा में बहुत सारे स्कोप है करियर अपने बनाने के, है ना। और इस टाइम पे भी, इस टाइम पे तो योगा एक बहुत ही डेवलपिंग स्पोर्ट्स बन चुका है। स्पोर्ट तो नहीं है योगा, पर अभी इस योगा में बहुत सारे आपको करियर ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। योगा इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि योगा में आपको करियर बनाना है, तो अगर आपकी थ्योरेटिकल जो फील्ड है, थ्योरेटिकल जो पार्ट है, अगर वो आपका अच्छा है योगा में, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में एज अ प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। वहाँ पे जाके वहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी वगैरह भी मिल सकती है। पर अगर आपको थ्योरेटिकल फील्ड में ना जाके आपको अगर इंस्ट्रक्टर फील्ड में जाना है, देन वहाँ पे आपको तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड ऑप्शन है आपको अपने करियर को सेट करने के। लाइक आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉब कर सकते हो, या फिर चाहो तो खुद का एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो। इंडिया से बाहर भी? इंडिया से बाहर तो बहुत सारे स्कोप हैं इसके, है ना। क्योंकि इंडिया से बाहर लोग जो है अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। योगा में जो इंडिया में जो योगा है ना, अभी वो ग्रो कर रहा है। जो फॉरेन वाले जो लोग होते हैं वो उनमें वहाँ पे योगा इन्फ्लुएंस हो चुका है, वो ग्रो हो चुका है वहाँ पे। और वो कहीं ना कहीं इंडिया का रीजन है। हाँ, इंडिया का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीज़न इस चीज़ में, है ना। योगा भी ग्रो कर रहा है इंडिया में। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ अगर आपको योगा में करियर सेट करना है, तो आप दो साइड भी जा सकते हो, या तो थ्योरेटिकल फील्ड में या तो इंस्ट्रक्टर फील्ड में। आपके पास दोनों ऑप्शन है। एंड इसमें बहुत सारी वैकेंसीज भी आती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह से भी आपको ऑप्शन आते रहते हैं जॉब के। 2023 में खेलो इंडिया गेम आपने खेला था उस टाइम पे, और अभी भी आपका सिलेक्शन हो रखा है, और बीच में कोई आपका एग्जाम के फीस की वजह से नहीं हो पाया था, तो उसमें आपको कैसा फील हुआ था? और आप उस मोमेंट को बताइए जब आपने खेलो इंडिया में रिप्रेजेंट किया था अपनी यूनिवर्सिटी को। तो जो खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है, वो एक ऐसा गेम है जो पूरे इंडिया के एथलीट्स को एक मौका देता है कि आप बड़े प्लेटफॉर्म पे आएँ एंड खुद को रिप्रेजेंट करें, है ना। और जब हमने 2023 में जब खेलो इंडिया के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ, तो हमें बहुत ही एक प्राउड फीलिंग अंदर से आई कि यार हम इतने बड़े स्टेज पे खुद को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हम खेलो इंडिया में खेलने गए, इतने बड़े स्टेज पे खुद को परफॉर्म किया, एंड देन वहाँ पे हमारा ब्रॉन्ज मेडल भी आया। देन मैं मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने बड़े स्टेज पे मैं पहली बार खेल रहा हूँ और मेरा ब्रॉन्ज मेडल भी आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा खेलो इंडिया का। एंड देन वहाँ पे हमें अलग अलग मतलब बड़े बड़े एथलीट भी हमें मिले थे, उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। योगा की फील्ड वाले? हाँ, योगा फील्ड वाले बहुत बड़े मतलब एथलीट थे, अलग अलग स्टेट से वो भी आ रखे थे खेलने के लिए, अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उनसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। एंड जो ये आपने पार्ट बीच का बोला कि एग्ज़ाम की वजह से मैं खेल नहीं पाया था, हाँ वो था मेरा एनवाईएसएफ का कॉम्पिटिशन। तो जो एनवाईएसएफ का कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पे जितने भी इवेंट होते हैं, वहाँ पे जिसके भी मेडल आते हैं, ब्रॉन्ज मेडल आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, तो उसमें से जो गोल्ड मेडल वाले एथलीट होते हैं ना, उनका सिलेक्शन होता है फर्दर नेशनल के लिए। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हुआ था। फिर क्या था कि मेरा स्टेट में गोल्ड था, मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मैं जब कॉलेज आया तो मुझे पता चला कि जिस टाइम पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं, उसी टाइम पे हमारा एग्ज़ाम पड़ गया है हमारे कॉलेज का। फिर मैं क्या किया कि अपने प्रो वाइस चांसलर को मैंने एप्लीकेशन वगैरह लिखा कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरे को मतलब खेलने जाना है, अगर पॉसिबल तो आप मेरा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन करा दो। पर सर ने उस चीज़ में थोड़ा मेरे को कॉलेज सपोर्ट मिला नहीं, कि मतलब उन्होंने बोला कि नहीं अगर आप जाओगे तो आपकी बैक आएगी रिजल्ट में। तो फिर मैंने कॉम्पिटिशन स्किप कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन था। हाँ, क्योंकि वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत ही मुश्किल से सिलेक्शन होता है बच्चों का, एंड मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो चुका था। बट ठीक है, एग्ज़ाम की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। सो खेलो इंडिया यूथ गेम जो आपने बताया जिसके बारे में, सो ये गेम किसी के लाइफ को चेंज कर सकता है? बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर आपका यूथ गेम्स में अगर आपका मेडल वगैरह है ना, तो पहले तो आपकी सीवी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। सो आपने कंटेंट क्रिएशन कब और क्यों स्टार्ट किया था? आई मीन कि आप जब स्टार्ट किए थे तो मजाक में था, या फिर आप डेडिकेटेड थे इसके लिए कि नहीं मुझे इसमें
ऑप्शन है, इसमें फील्ड है एंड इसमें करियर बना सकते हैं, सो उसमें का क्या पर्सपेक्टिव था आपका? कंटेंट क्रिएशन तो मैंने 2021 में स्टार्ट किया था एंड उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है, बस ऐसा था कि ठीक है मैं योगा करता हूँ एंड अपनी मैंने आईडी बनाई, वहाँ पे इंस्टा पे मैंने आईडी बनाई एंड ठीक है मैं डेली रेगुलर तो नहीं था बट 2 दिन में 4 दिन में पोस्ट वगैरह करता रहता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे जो अकाउंट की रीच है वो धीरे धीरे बढ़ती गई, लोगों का जो अटेंशन है वो वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट करता गया एंड जो अकाउंट की रीच है वो बढ़ती गई। फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, थोड़ा अगर पब्लिक अटेंशन मेरे को मिल रहा है तो मैं इस फील्ड में अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, है ना। तो उसके बाद से मैं डेली कंटेंट क्रिएशन करना, मतलब डेली तो नहीं बट हाँ मैंने 2 दिन पे 4 दिन पे एक वीडियोस में डालना स्टार्ट कर दिया। फिर देखा कि उस पर भी अच्छे खासे मेरे को व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब ठीक है अच्छे खासे, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा तो व्यूज़ नहीं आते थे बट ठीक है इतना था कि अच्छे खासे हैं, ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ। हाँ फिर उसके बाद से क्या था कि मैंने तब से रेगुलर कंटेंट क्रिएशन, रेगुलर वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया एंड अभी रिसेंटली मैं लास्ट 66 डेज से डेली वीडियोस डाल रहा हूँ एंड उसकी वजह से मेरे अकाउंट पे इस टाइम पे 17 मिलियन रीच हो चुकी है मेरे अकाउंट की, है ना। तो जो काफ़ी एक अच्छा अचीवमेंट है मेरे लिए। सो जब आपने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएशन, उस टाइम पे क्या लोगों ने आपको सीरियसली लिया था एंड उस टाइम का जो पब्लिक रिएक्शन था, आई मीन जो आपके आसपास वाले पब्लिक, जो स्ट्रेंजर है वो सपोर्ट करते ही होंगे, आई नो इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो आपके आसपास के लोग थे उनका क्या था? वो मजाक उड़ाते थे एंड समथिंग क्या कर रहा है, रील बना रहा है, समथिंग कुछ? नहीं ऐसा तो मेरे को कुछ अभी स्टार्टिंग से मिला नहीं, क्योंकि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, है ना, तो जो मेरा कंटेंट है ये काफ़ी यूनिक है। योगा का कंटेंट बाकी मतलब बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब फीड वगैरह भी बहुत कम आता हुआ, है ना। तो जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे को मतलब काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे थे, मेरे घर के आसपास के लोग एंड गाँव के लोग एप्रिशिएट, हाँ वो देख के से बोल रहे हैं कि मतलब हाँ मतलब उनको उससे पहले मेरे को जानते भी नहीं थे। मेरे गाँव में, मैं वैसे भी गाँव में मैं रहा नहीं हूँ क्योंकि मैं मेरी जो आधी लाइफ रही है वो हॉस्टल में निकल चुकी है, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में हॉस्टल में रहा एंड देन फिर मेरा कॉलेज भी हॉस्टल से ही स्टार्ट हुआ। तो जब लोगों ने मेरे को इंस्टा पे फेसबुक पे देखा तो उन्होंने सोचा कि यार ये हमारे गांव का लड़का है, ये तो पता भी नहीं था हमें। फिर मतलब काफ़ी अच्छा मेरे को एक्सपोजर मिला मेरे को वहाँ से एंड जो गांव के लोग थे एंड जो अगल बगल के लोग थे उन्होंने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया एंड अभी भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। जब भी मैं गांव में जाता हूँ तो वो लोग मेरे से बात करते हैं, योगा के बारे में पूछते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से वो भी चीज़ें पूछते हैं, है ना। तो वो भी चीज़ मेरे से पूछते हैं तो मैं उनको सारी चीज़ें बताता हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तब योगा कर सकते हो, मतलब हाँ मैं उनको अच्छे से प्रॉपर गाइड भी देता हूँ एंड वो चीज़ मेरे आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा है एंड वो चीज़ काफ़ी मेरे लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है कि हाँ मैं उस चीज़ लोगों से सीख रहा हूँ जो कि मेरे फ्यूचर में काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल होगा। वो बहुत एक्सपीरियंस मिल रहा है जी, और स्पेशली गाँव वाला को यदि सपोर्ट है तो फिर काफ़ी बढ़िया रहता है वो एक ना मोटिवेशन। काफ़ी लोग हैं ना उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी नई है कि मतलब कोई भी मतलब कोई लड़का है मतलब कैसे अपनी बॉडी को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी से कैसे अलग अलग शेप में अलग अलग आसन कर रहे हैं ना। हाँ तो वो चीज़ उनको काफ़ी नई लगती है एंड काफ़ी वो चीज़ मतलब एक्साइटेड होकर उस चीज़ को देखते हैं कि हाँ कितना अच्छा कर रहा है। मतलब हाँ मेरे को गाँव से मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है। और जब आप घर जाते हैं तो गांव आसपास के जो लोग हैं उनका रिएक्शन क्या होता है? अभी रिसेंटली जब मैं घर गया था 26 जनवरी को, तो मेरे को स्पेशली जो मेरे गांव का जो स्कूल है सबसे बेस्ट स्कूल है, वहाँ पे मेरे को इनवाइट किया गया था कि आप हमारे स्कूल पे आइए एंड फ्लैग होस्टिंग के लिए मेरे को इनवाइट किया गया था। बट मैं पापा के साथ गया था तो हम दोनों ने, पापा ने और मैंने मिलकर फ्लैग होस्टिंग वगैरह करी एंड मैंने वहाँ पे अपना डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था एंड लिटरली वहाँ योगा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिया था वहाँ पे एंड लिटरली वहाँ पे इतनी भीड़ आ रखी थी। मेरे को इमेजिन रहा था कि हाँ गाँव में इतने लोग आ सकते हैं एक योगा डेमो देखने के लिए एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा मेरे को हाँ काफ़ी अच्छा फील हुआ एंड काफ़ी प्राउड फील हुआ कि हाँ इतने बड़े मतलब स्टेज पे मेरे को सम्मानित किया जा रहा है। जो 12 के आपका जो फॉलोवर हुआ है अभी रिसेंटली, उसके जर्नी के बारे में बताएंगे, कितना स्ट्रगल वाला रहा एंड आपने कितना स्ट्रगल किया, कितना टाइम लगा और उसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की? लाइक ट्रेंडिंग ऑडियो बहुत तो होते हैं जो इंस्टा पे आते हैं, ट्रेंडिंग ऑडियो को फॉलो करें एंड ऑल जो भी चीज़ आपने कैसे मेंटेन किया इस चीज़ को? ओके तो अगर मैं अपने 12 के फॉलोअर्स तक की जर्नी की अगर बात करूँ मैं, तो मैं कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट किया था 2021 में एंड मेरे को 12 के फॉलोअर करने में मेरे को 2026 में मेरे 12 के फॉलोअर्स कंप्लीट हुए। मतलब लगभग मेरे को अराउंड 5 years लग गए मेरे को 12 के फॉलोअर्स करने में, है ना। जो कि काफ़ी इसके बीच में मेरे को बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले, काफ़ी स्ट्रगलिंग स्टोरी रही मेरी कि जब स्टार्टिंग में मैं वीडियोस पोस्ट करता था, इतनी एडिटिंग करो, इतनी शूट करो, बहुत चीज़ें मतलब मैनेज करो एंड देन रील पे व्यूज़ 2000 3000 वो भी मुश्किल से आते थे, मतलब तो 1500 तक भी
रील्स पे व्यूज़ भी उतने काफ़ी थे। फिर क्या था कि ठीक है, मैं उस पर हार नहीं माना, मैं लगा रहा एंड देन मैं एक वीडियो का वेट कर रहा था। मेरे को पता है एक वीडियो आईडी पे ऐसी वीडियो आएगी जो आपके अकाउंट को यहाँ से यहाँ ग्रो करेगी, है ना। एंड एक वीडियो आई जिसमें मेरे 12.8 मिलियन व्यूज़ आ गए एंड उसके बाद जो मेरे अकाउंट में एकदम अचानक से बूस्टअप आया, अचानक अकाउंट की रीच बढ़ गई एंड उसके बाद मैं अब कोई वीडियोस जो मैं डालता हूँ, है ना, उसके बाद अब उस पर अच्छे खासे पब्लिक अटेंशन है, व्यूज आते हैं। तो जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने कंटेंट क्रिएशन को एज अ करियर ऑप्शन चूज कर रहे हो तो आपको पहली बात तो डीमोटिवेट होना ही नहीं है। आप रील डाल रहे हो, आपके रील पे व्यूज नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप रील डालते रहो। एक दिन वो ऐसा है कि वो रील पक्का आएगा जो आपके अकाउंट को यहाँ से यहाँ तक, एक दिन में सारी चीज़ नहीं होती बट एक दिन जरूर होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी आप अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो तो बस लगे रहो, डीमोटिवेट नहीं होना। पब्लिक क्या बोल रही है आपके बारे में, लोग क्या सोचते हैं, उसको आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आप बस लगे रहो, अपने आप को देखो कि हाँ आप अपने आप को कितना सेल्फ इम्प्रूव कर सकते हो। और अभी आपने जो बात करी ना ट्रेंडिंग ऑडियो वाली, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ, जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ट्रेंडिंग ऑडियो कभी यूज़ नहीं किया कंटेंट में। हाँ, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको अपने कंटेंट की क्वालिटी के ऊपर काम करना है ना। क्वालिटी अगर आपकी कंटेंट की अच्छी रहेगी तो वो रील बूस्ट होनी है, वो वायरल जानी है। बस अब ये नहीं कि आप ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ कर रहे हो एंड इंस्टा पे ऐसे रील आते रहते हैं ना कि 9 बजे वीडियो पोस्ट करो, 10 बजे करो, 12 बजे करो, पता नहीं क्या आपने जो स्ट्रैटेजी है सब कुछ नहीं। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं, मेरे को जब मेरा मन करता है मैं तब पोस्ट करता हूँ। जो ऑडियो मेरे को अच्छी लगती है मैं वही यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ करना है या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम उस चीज़ को पोस्ट करने के लिए, है ना। तो बस अपने क्वालिटी, आप अपने कंटेंट के ऊपर काम करो, जितना बेस्ट से बेस्ट अपना दे सकते हो उतना करो, ठीक है। आपको जो रील वायरल होनी है वो हो जाएगी। आपको टाइम के ऊपर या फिर कोई ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ नहीं करना। मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। एंड आपने जो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन किया इस चीज़ में, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ होगा, कई टाइम ऐसे होंगे जहाँ पे आपका फ्लो टूटा होगा एंड ये सारी चीज़ें आपके जो 3 साल 4 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, उस जर्नी में आया होगा। तो उस चीज़ को आपने कैसे मेंटेन किया, फिर से डिमोटिवेट होकर फिर से मोटिवेट होना? क्योंकि ये चीज़ जो है आज के क्रिएटर्स हैं, मैं जहाँ तक देखता हूँ कि व्यूज़ नहीं आते हैं देन वो छोड़ देते हैं, फिर वो स्टार्ट करते हैं इसको। तो कंसिस्टेंसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इसमें सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में, है ना। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे अपने कंटेंट को लेके, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि आपने 10 दिन तक पोस्ट किया एंड क्या हुआ कि 11 दिन आपने गैप ले लिया, तो इंस्टाग्राम जो एल्गोरिथम काम करता है ना, अगर आप डेली रेगुलर वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो जो उसका एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम का, वो भी समझ आता है कि ये बंदा कॉन्सिस्टेंट है, इस आईडी से मेरे को डेली पोस्ट मिल रहे हैं, तो वो आईडी को बूस्टअप करता है कि हाँ अगर यहाँ से अच्छी खासी रील आ रही है, डेली रील आ रही है, तो इंस्टाग्राम में जो एल्गोरिथम है ऐसे ही काम करता है कि वो डेली आपके आईडी को प्रमोट करेगा, अच्छे से प्रमोट करेगा, है ना। तो अगर आप मेरे से पूछो कि मैं इतना कॉन्सिस्टेंट कैसे रहा, तो स्टार्टिंग में क्या था कि मैं जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, है ना, तो उस टाइम पे दिक्कतें मेरी बहुत आई, क्योंकि रील शूट करना, एडिट करना, उसको डालना, फिर व्यूज़ नहीं आना, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेडेक था मेरे लिए कि मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ या फिर रहने दूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, करना है, कुछ तो करना है मेरे को। तो फिर मैंने पोस्ट करना, डेली वीडियोज़ डालना मैंने स्टार्ट किया एंड जब अभी मैं लास्ट 66 डेज की बात करूँ, है ना, उसमें मेरे को अभी 9000 तक फॉलोअर मैंने गेन किया है 66 दिनों में, पिछले 66 डेज में। हाँ, 9000 फॉलोअर मैंने गेन किए हैं। तो मैं यही सबको यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, रेगुलर वीडियो पोस्ट करो। है ऐसा नहीं है कि आपको डेली बहुत सारे कंटेंट ढूंढ के लाने हैं, बस अपनी कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, है ना। चाहे आपका कैटेगरी कोई सा, हाँ, कैटेगरी कोई सा भी हो, बस अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो एंड डेली पोस्ट करो। सो कहीं ना कहीं अभी आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं इस फील्ड में एंड आप बहुत ग्रो करेंगे, नो डाउट। सो आप आगे का जो फ्यूचर है कंटेंट क्रिएशन में, वो कैसे देख रहे हैं? मतलब आप एज ए कंटेंट क्रिएशन और आप इस चीज़ को प्रमोट करेंगे एंड यूट्यूब के बारे में थोड़ा आप बताएंगे। यार यूट्यूब के अगर बारे में आपने पूछ दिया, यूट्यूब का करियर तो मेरा खुल रहा है एंड उसमें काफ़ी अप एंड डाउन मेरे को देखने को मिले। जो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कंसिस्टेंसी, वो मैं मैंने यूट्यूब से रिलेट करके बताता हूँ आपको। हुआ क्या था कि जैसे यूट्यूब में मेरे शॉर्ट्स का चैनल है ना, उसमें आपको टोटल 10 मिलियन व्यूज चाहिए होते हैं लास्ट 90 डेज में आपके अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। देन हुआ क्या था कि ठीक है, मैं डेली रेगुलर वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, डेली व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं, 1 लाख 2 लाख मिलियन में व्यूज गए थे मेरे। तो क्या था कि मेरे टोटल अकाउंट पे व्यूज आ गए थे 88 लाख। तो फिर क्या था कि मैं डैशबोर्ड में देख रहा था, मतलब डैशबोर्ड में मतलब 1 CR प्लस दिख रहा था मेरे को व्यूज अपने। तो मेरे को लगा ठीक है, अब तो इसमें 1 CR प्लस दिख रहा है तो अकाउंट तो मोनेटाइज हो ही जाएगा मेरा। तो वहाँ पे मैंने अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी।
मेरे को लगा कि अब चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो ठीक है, 2 दिन गैप ले लेते हैं एंड उसके बाद से फिर अगला वीडियो पोस्ट करेंगे। देन हुआ क्या कि वो 88 से बढ़ के 98 तक गया। फिर मैं बहुत खुश था कि 2-4 दिन में तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा मेरा। 99 गया एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, अब 1 या 2 दिन बचे हैं मेरे पास एंड मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। फिर वो मेरे पास एक टर्निंग फेज आता है मेरे पास। लास्ट जब 90 डेज हुआ उस टाइम पे 99 लाख व्यूज थे एंड जैसे ही 91 डे हुआ, मतलब जो 91वां दिन था मेरा, उसमें क्या हुआ कि मेरे व्यूज घटना स्टार्ट हो गए। मैंने सोचा कि यार अभी तो मेरे 99 लाख थे एंड उसको वो 1 करोड़ होने के बदले वो घट क्यों रहे हैं। फिर मैंने अपने डैशबोर्ड चेक किया तो लास्ट 90 डेज में सिर्फ मेरे 99 लाख ही व्यूज थे और सिर्फ 1 लाख व्यूज के कारण मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया। बहुत करीब आप पहुंच गए। बहुत, मतलब थोड़ा सा बचा था बस, छूते बस। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया एंड अभी मेरे को फिर से अगर मोनेटाइज करना है चैनल तो मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा फिर से 1 लाख से। श्योर कर लेंगे आप एंड डेडिकेटेड रहेंगे तो बिल्कुल जी, बस लगा हूँ अब जैसे जब भी हो जाए मोनेटाइज। तो क्या आपका जो इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू आपका जो इनकम है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया एंड आपके पास कोई ब्रांड कोलैबोरेशन इस टाइम पे? अभी मैं अगर बताऊँ तो इंस्टा से तो मेरा कोई जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम है कुछ अभी है नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंस्टा आपको व्यूज़ के लिए पैसे नहीं देता ना, वहाँ पे ब्रांड कोलैबोरेट करते तभी आपको पैसे मिलते हैं। तो जो सोर्स ऑफ अगर इनकम पूछ रहे हो सोशल मीडिया से तो मेरे को थोड़ा बहुत मिल रहा है, वो भी फेसबुक से मिल रहा है ना, मिल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा, थोड़ा बहुत ही मिल रहा है। एंड यूट्यूब मोनेटाइज हो नहीं पाया तो यूट्यूब से मेरे कुछ अभी सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। एंड इंस्टा पे मेरे को अभी कुछ दिन पहले ही एक कंपनी का कोलैब आ रखा है तो ठीक है, वहाँ से मेरे को थोड़े बहुत सोर्स ऑफ इनकम मिला। ओके, आप एज ए इंस्ट्रक्टर वर्क कर रहे हैं, आप योगा क्लासेस लेते हैं? हाँ, मैं ऑनलाइन क्लास योगा क्लास लेता हूँ। सो यदि किसी को कांटेक्ट करना हो, आई मीन कि वो चाहे आपसे योगा सीखना चाहते हैं तो कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे? उनको तो मैं ये बोलूँगा आप मेरे को पर्सनली डीएम कर दो, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूँगा, तो आप मेरे को पर्सनल डीएम कर सकते हो उसके लिए। एंड उसके थ्रू आप उनसे कनेक्ट करके उनको मैं उनके थ्रू कनेक्ट करके उनसे बातचीत करके उनको कैसी क्लासेस चाहिए, टाइमिंग क्या होगी, वो सारी डिस्कस करके मैं उनको क्लास दे सकता हूँ। सो आप फ्यूचर में खुद को योगा फील्ड में खुद को कहाँ देखते हो? वैसे तो अभी मैं अगर आपको स्टार्टिंग से बताऊं तभी मैं बीएससी कर रहा हूँ, है ना, और जो बीएससी है वो मेरा है एनईपी के अंदर जो कि है 4 साल का। बट अभी क्या है कि मैं 3 साल में ड्रॉप लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अब थियोरेटिकल फील्ड में ना जाके मेरे को प्रैक्टिकल फील्ड में जाना है, जो कि मेरी लाइफ का मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट डिसीजन मैं ले रहा हूँ अभी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 साल में मैं कोर्स को ड्रॉप कर रहा हूँ एंड मैं प्रैक्टिकल फील्ड में अपने आप को ग्रो करूँगा, एक्सपीरियंस गेन करूँगा, लोगों से मिलूँगा, क्लासेस लूँगा अलग अलग। तो मैं इन फ्यूचर अपने आप को एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर के ये देख रहा हूँ। सो क्या विदाउट थियोरेटिकल नॉलेज यदि कोई सपोज कोई बंदा है जो काफ़ी अच्छा योगा कर लेता है एंड काफ़ी फ्लेक्सिबल है लेकिन उसे थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, तो क्या वो अधूरा है बिल्कुल? या फिर देखिए, अगर आपको थियोरेटिकल नॉलेज है नहीं तो आप किसी को सिखा नहीं पाओगे, भले आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, आपका बॉडी का मतलब पोस्चर एंड ऑल, हाँ पोस्चर एंड ऑल ऐसा है कि ठीक है आप बहुत अच्छे से आसन कर रहे हो, लेकिन जब तक आपको थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, आपको बॉडी के बारे में नहीं पता होगा कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, आपकी बॉडी का अलाइनमेंट कौन से आसन में कैसा होना चाहिए, कौन सी मसल कब हमारे बॉडी में कब एक्टिवेट होती है कौन से आसन से, तो अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप अपने आप को एज अगर सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर अपने आप को मानना चाहते हो तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप किसी को सिखा नहीं सकते। बिल्कुल। और एंड अगर आप कोशिश भी करते हो कि आप किसी को सिखा दो तो जब तक आपको बॉडी के अलाइनमेंट के बारे में पता नहीं होगा तो अगर जिसको आप सिखाओगे ना, मे बी बहुत सारे चांसेस है, मतलब 80% चांस है कि उस बंदे को इंजरी वगैरह आ सकती है। तो थियोरेटिकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि आपने जो आपके जो पेरेंट्स ने जो सपना देखा था कि आप MBBS करेंगे और डॉक्टर बनेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक पार्ट है, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है क्योंकि आपको ऑलरेडी आपको बॉडी के बारे में बहुत कुछ पता होगा, सो वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। हाँ, लेकिन मेरे पापा अभी भी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, MBBS के लिए मैं फॉर्म प्रिपरेशन करूं, लेकिन मेरे को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने पापा को साफ मना कर दिया कि पापा नहीं, मेरे को नहीं करना, मैं योगा फील्ड में रहूँगा एंड योगा फील्ड में काफ़ी अच्छा करके दिखाऊंगा। तो मेरी फैमिली को काफ़ी एक्सपेक्टेशन है मेरे से एंड ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ, बाकी गॉड्स प्लान। हेल्दी लाइफ के लिए योगा कितना इम्पोर्टेंट रखता है, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लाइफ में? जो देखो, योगा जो है एक श्लोक भी है
करो योग रहो निरोग, जी। और एक और लाइन है योगा से ही होगा, है ना। तो क्या चीज़ है कि अगर आप योगा कर रहे हो, अगर आपको अपने अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी अगर कॉन्शियस हो, है ना, बिल्कुल सही तो बात अगर अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो तो योगा आपको करना जरूरी ही है और आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, अगर आप अभी आप यंग हो, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है, ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो ठीक है, वो आपको जंक फूड खा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो वो चीज़ें पच जा रही है एंड आपको उतना उसका इफेक्ट दिख नहीं रहा है, बट इन फ्यूचर आपकी बॉडी के ऊपर वो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, है ना। तो इसलिए अलग अलग आसन है, अलग अलग प्राणायाम है, अलग अलग चीज़ें, मेडिटेशन है, ध्यान है, जो आपकी बॉडी को आपको माइंड को आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तो योगा मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा, योगा हर एक इंसान को करना चाहिए एंड डेली कम से कम आपका कितना भी बिजी शेड्यूल हो, आपको सुबह उठ के कम से कम आधे घंटे अपने आप को अपने शरीर के ऊपर देना चाहिए, है ना। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, जैसे हम भगवान को हम मूर्ति मान के पूजा करते हैं, वैसे ही हमें अपने बॉडी को एक मूर्ति मानना है और अपने स्वयं की पूजा करनी है कि हम अगर स्वस्थ रहेंगे, हमारा मन स्वस्थ रहेगा और हम कोई भी काम में हमारा अच्छे से मन लगेगा, तो हम अपने शरीर को एज एक मूर्ति समझ के इसकी पूजा करनी चाहिए। ओके। आज के जो यूथ हैं उनके पास एक सोशल फियर है, बोल सकते हैं कि उनके पास फेस फियर भी है, कि वो चाहते हैं कि उनके पास स्किल है बट वो ना क्या है कि वो पोस्ट नहीं कर रहे हैं, इंस्टा पे पोस्ट नहीं कर रहे हैं, उनके पास स्किल भी है, उनके पास वो टेम्परामेंट भी है। मैंने कई ऐसे, मैं अपने रिलेटिव्स की बात करूं तो मेरे रिलेटिव्स में भी हैं ऐसे, इनके पास काफ़ी नॉलेज है बट वो क्या है कि उनके फेस फियर की वजह से वो पोस्ट नहीं करना चाह रहे हैं वीडियो। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं जो यूथ है आज का या फिर जो भी लोग हैं जो कि जिनके पास स्किल है, जिसके पास नॉलेज है और वो उनके पास बस उनको ये है कि उनको फेस भी है, मतलब वो अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पर दिखाना नहीं चाहते हैं, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि ठीक है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आपका जो भी पैसा है वो करते रहो, साथ में कंटेंट क्रिएशन बहुत ही ज़रूरी है। मतलब ठीक है, ज़रूरी तो आप नहीं बोल सकते बट एक बहुत ही अलग फैक्टर प्ले करता है आपको अपनी नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एंड जो भी आपके पास स्किल है वो आपको दूसरे तक दिखाने के लिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छा खासा एक फेम मिलेगा, है ना। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोगों के पास जो भी स्किल है, जो भी नॉलेज है, वो सोशल मीडिया पे आएँ, अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है। आपके स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आएंगे, डिमोटिवेट नहीं होना, बस कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो, है ना, जिससे आपको बहुत अच्छा फेम मिलेगा एंड आपको बहुत ही अच्छा एक अलग ग्रोथ मिलेगा इस चीज़ से। सोशल मीडिया आजकल बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको कंटेंट क्रिएशन में सपोर्ट कर रहा है, पेमेंट भी दे रहा है, तो कमाने के लिए आप अपना बी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। और ये कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन है यदि बहुत बी best। ऑप्शन देखे थे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, टैलेंट तो बहुत है, लेकिन बस ये कि लोग उसको दिखा। मैं अभी बात करूँ रिसेंट में जो योगा फील्ड में बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ही ऐसे एथलीट को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जिनके आसन इतने बेस्ट है, मतलब बहुत ही बढ़िया आसन उनके हैं, लेकिन बस ये है कि वो पोस्ट नहीं करते। मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी कि मतलब यार तुम्हारा आसन तो इतने बढ़िया है, तुम पोस्ट नहीं करते, तो बोलते यार मेरे को पोस्ट नहीं करना, मेरे को पब्लिक को दिखाना नहीं है। आई वाज लाइक ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ। नाइस, ओके। सो बहुत अच्छा लगा मिस्टर अंकित आपसे मिलके, थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिला हमें और हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। और स्पेशली आपने जो कंटेंट क्रिएशन के बारे में जो बातें रखी हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी नॉलेजफुल है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस रहा, आपका जो जर्नी रहा, इससे बहुत लोग इससे इंस्पायर होंगे और इससे बहुत कुछ लोग सीखेंगे। जी धन्यवाद।